1960s में अमेरिका, एक ऐसा वक्त जब स्ट्रीट क्राइम्स कॉमन थे मगर सीरियल किलर्स का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ का हिस्सा नहीं था। पुलिस सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे थे, फोरेंसिक लैब्स लिमिटेड और कम्युनिकेशन स्लो। इसी दौरान एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसने क्राइम के मैदान में एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया। कोल्ड प्लानिंग, सिंबॉलिक थ्रेट्स और मीडिया के जरिए कंट्रोल्ड फियर। तारीख इसे ज़ोडिएक के नाम से याद रखती है। ज़ोडिएक ने पहला मर्डर क्राइम 20 दिसंबर 1968 को लेक हर्मन रोड के क्वाइट स्ट्रेच पर किया। टीनेज कपल डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन अपनी कार को रोड के साइड में पार्क करते हैं। कुछ ही देर बाद किसी अननोन अटैकर ने इन दोनों को क्लोज रेंज गनफायर से टारगेट किया। दोनों स्पॉट पर ही गिर गए और दोनों की डेथ हो गई। सीन पर कोई फुटस्टेप्स नहीं मिले और ना ही कोई शेल केसिंग, और इस वाकये का कोई आई विटनेस भी नहीं था। ये अटैक बगैर किसी सबूत के बेमानी था, सिर्फ सडन वायलेंस और कंप्लीट साइलेंस। इन्वेस्टिगेशन उसी रात डेड एंड पर चली गई। इस वाकये के 6 महीनों बाद 4 जुलाई 1969 की इंडिपेंडेंस डे रात को ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में एक और कपल डार्लिन फेरिन और माइकल मेजाओ जब अपनी कार में बैठे होते हैं, एक अननोन व्हीकल उनके पास रुकती है। उस कार का ड्राइवर टॉर्च लाइट के जरिए वेपन कवर करता है और गन से शॉट फायर कर देता है। डार्लिन की स्पॉट पर ही डेथ हो जाती है, लेकिन माइकल मल्टीपल बुलेट्स लगने के बावजूद जिंदा बच जाता है। अटैक का मकसद ना चोरी ना कोई बदला, सिर्फ टारगेटेड शूटिंग था। लेकिन इसी रात कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। इस दफा अटैकर खामोश नहीं रहता। इस खबर के 40 मिनट्स बाद पुलिस स्टेशन का फोन बजता है। एक आदमी पुरसुकून आवाज कॉन्फिडेंट लहजे के साथ बोलता है और बिना किसी हेजिटेशन के दोनों अटैक्स की जिम्मेदारी लेता है। वो लेक हार्मन रोड और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स दोनों को मेंशन करता है और स्पेसिफिक डिटेल्स बताता है जो सिर्फ किलर ही जान सकता था। पुलिस को पहली दफा एहसास होता है कि ये मर्डरर रैंडम नहीं, बल्कि ये इंसान जो भी है सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। इस फोन कॉल के ठीक एक महीने बाद 4 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, एग्जामिनर और वलेहो टाइम्स तीनों को एक ही तरह का लेटर मिलता है। लेटर के ऊपर क्रॉस हेयर जैसा निशान और नीचे लिखा होता है, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। इस लाइन ने अमेरिकन ट्रू क्राइम हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। लेटर के साथ एक अजीब चीज मिलती है। ये 408 कैरेक्टर इनक्रिप्टेड साइफर होता है। ज़ोडिएक इसमें लिखता है कि अगर न्यूज़पेपर्स ने साइफर को सॉल्व करके पब्लिश नहीं किया तो वो नेक्स्ट वीकेंड पर मास किलिंग करेगा। मीडिया प्रेशर और पब्लिक सेफ्टी के बीच डिसीजन लेने के बाद साइफर पब्लिश कर दिया जाता है। इस साइफर को पुलिस क्रैक नहीं कर पाती, मगर एक स्कूल टीचर कपल डोनाल्ड और बेटी हार्डन सिर्फ 20 घंटों में इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसे सॉल्व कर देते हैं। ट्रांसलेशन में किलर अपने ऐसा करने की वजह बताता है। वो लिखता है कि किलिंग उसे थ्रिल देती है, लेकिन साइफर में उसका नाम नहीं होता। ज़ोडिएक ने इसके बारे में खुद लिखा था कि आइडेंटिटी रिवील करना उसे डेंजर में डाल सकता है। इसके बाद वो 27 सितंबर 1969 को लेक बेरिएसा पर अपना सबसे डिस्टिंक्ट अटैक करता है। ये दिन का वक्त होता है और पिकनिक एरिया। 2 लोग, ब्रायन हार्टनल और सिसिलिया शेपर्ड, दूर से अपनी तरफ एक शख्स ब्लैक एग्जीक्यूशनर स्टाइल हुड और सनग्लासेस पहने हुए आता देखते हैं। उस आदमी के चेस्ट पर वही क्रॉस हेयर सिंबल बना होता है। वो पैर को टाई करता है और चाकू से काफी जख्म पहुंचा देता है। सिसिलिया बाद में हॉस्पिटल में ज्यादा जख्मों की वजह से जान दे देती है, मगर ब्रायन जिंदा बच जाता है। इस अटैक के बाद ज़ोडिएक हार्टनल की गाड़ी के डोर पर अपना सिंबल और प्रीवियस क्राइम सीन्स का मेंशन मार्कर से लिखकर चला जाता है। ये बिहेवियर एक सीरियल ऑफेंडर के ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट को हाईलाइट करता है। क्राइम सीन पर सिग्नेचर, कंसिस्टेंट सिंबल और कम्युनिकेशन का पैटर्न। 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो हाइट्स एरिया में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन का एक पैसेंजर फॉरहेड पर सिंगल गन शॉट से मर्डर करता है। पास ही मौजूद कुछ टीनेजर्स टैक्सी की विंडो से पूरा क्राइम ऑब्जर्व करते हैं और पुलिस को एक्यूरेट वाकया बताते हैं। वाइट मेल, लेंसेज, 35-45 एज, क्रू कट हेयर स्टाइल। लेकिन डिस्पैचर एक गलत डिटेल पास करता है। सस्पेक्ट ब्लैक मेल। पेट्रोल यूनिट्स वाइट सस्पेक्ट को एनकाउंटर करते हुए उसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशंस कंफर्म करती हैं कि वो शख्स ज़ोडिएक ही था। इस मर्डर के बाद ज़ोडिएक और अग्रेसिव लेटर्स भेजने लगता है। कभी स्टाइन की शर्ट का ब्लड सोक्ड पीस एनवेलप में होता है, कभी नया साइफर पैटर्न।
एक लेटर में वो स्कूल बस को अटैक करने का थ्रेट देता है। इस स्टेटमेंट ने पूरे कैलिफोर्निया को इंटेंस फियर में डाल दिया। पुलिस प्रेजेंस स्कूल्स के आसपास बढ़ा दी गई, बस रूट्स चेंज कर दिए गए। मीडिया हर रोज हेडलाइन देती रही और ज़ोडियाक इस अटेंशन को अपनी पावर का हिस्सा बनाता रहा। 1970 से 1974 के दौरान ज़ोडियाक के कई लेटर्स और पोस्टकार्ड्स मीडिया हाउसेस और पुलिस को मिलते रहे। इन लेटर्स का टोन हमेशा मॉकिंग, सेल्फ अश्योर्ड और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बिलिटल करता हुआ होता था। काफी लेटर्स में वो अपने क्लेम्ड विक्टिम्स की काउंटिंग बढ़ाता जाता, कभी 7, कभी 9, कभी 13। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक फोरेंसिक प्रूफ सिर्फ 5 कंफर्म्ड विक्टिम्स को लिंक करता है, मगर सस्पेक्ट केसेस इससे ज्यादा है। ज़ोडियाक इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे प्रोमिनेंट सस्पेक्ट आर्थर ली एलन सामने आता है। एलन का बिहेवियर ऑड था, सिंबल्स और साइफर्स में इंटरेस्ट था, ज़ोडियाक ब्रांड की वॉच रखता था और कुछ स्टेटमेंट सर्कमस्टेंशियल तौर पर सस्पिशियस लगती थी। पुलिस ने उस पर इंटेंस सर्वेलेंस की, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल सका। हैंडराइटिंग मैच नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते और बाद के डीएनए टेस्ट्स भी क्लियर मिसमैच कंफर्म कर देते हैं। इससे केस फिर से ब्लैंक स्टेट पर आ जाता है। 1990s और 2000s में फोरेंसिक साइंस में रैपिड एडवांसमेंट्स होती रहीं, जिसमें टच डीएनए और हाई सेंसिटिविटी टेस्टिंग का इस्तेमाल हुआ। पॉल स्टाइन के क्लॉथ के प्रिजर्व्ड पीस पर डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिलने वाला प्रोफाइल किसी नोन सस्पेक्ट से मैच नहीं होता, यानी किलर या तो कोई अननोन इंडिविजुअल था या फिर फोरेंसिक ट्रेस हेविली कंटामिनेटेड हो चुका था। आज ज़ोडियाक के ओरिजिनल लेटर्स सिक्योर लैब्स में प्रिजर्व हैं। कुछ फिंगरप्रिंट्स पार्शियल फॉर्म में मौजूद हैं। एक साइफर Z340 कई दशकों तक अनसॉल्व्ड ही रहा, फिर 2020 में इंटरनेशनल कोड ब्रेकर्स टीम ने उसे क्रैक किया। इस साइफर में ज़ोडियाक ने अपनी आइडेंटिटी फिर हाइड रखी। किसी भी लेटर, फिंगरप्रिंट या साइफर में ऐसा क्लू नहीं मिला जो डायरेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ करे। ज़ोडियाक का केस सिर्फ एक अनसॉल्व्ड सीरियल किलर स्टोरी नहीं, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और मीडिया मैनिपुलेशन का रेयर कॉम्बिनेशन है। किलर ने अपनी वायलेंस को पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया। 60 साल गुजरने के बावजूद इसे ऑफिशियली क्लोज नहीं किया गया। फाइल्स ओपन स्टेटस पर हैं। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि जब तक प्रिजर्व्ड एविडेंस एक्सेसिबल है, किसी भी वक्त डीएनए मैचिंग टेक्नोलॉजी या डेटा ब्रेक थ्रू से नया क्लू मिल सकता है। मगर इस वक्त तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग रियलिटी है वो ये कि ज़ोडियाक की असली आइडेंटिटी अभी भी अननोन कैटेगरी में ही खड़ी है। ज़ोडियाक एक ऐसा नाम बन गया है जो क्रिमिनल से ज्यादा शैडोज की तरह बिहेव करता है। उसने लेटर के थ्रू लिखा था, आई एम वेटिंग फॉर अ गुड मूवी अबाउट मी, लेकिन उसका केस अब फिल्म नहीं, हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। क्राइम एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ोडियाक का सबसे बड़ा वेपन उसका गन नहीं, उसका पेन था। वो लिखता रहा और सोसाइटी उसकी राइटिंग से रिएक्ट करती रही। कंट्रोल का ये स्टाइल उसे ऑर्डिनरी सीरियल किलर्स की लिस्ट से अलग करता है। आज भी जब कैलिफोर्निया के ओल्ड आर्काइव्स खोले जाते हैं तो ज़ोडियाक के एनवेलप्स पर लगा वो क्रॉस हेयर सिंबल एक कोल्ड साइलेंस क्रिएट कर देता है। उसका जिक्र क्राइम हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल की तरह होता है कि किस तरह एक शख्स लेटर्स के जरिए पूरे रीजन को साइकोलॉजिकल कंट्रोल में ले रहा था, और इस कंट्रोल का एंड सिर्फ उस दिन होगा जब उसकी आइडेंटिटी फाइनली कंफर्म होगी। ज़ोडियाक सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक पैटर्न था।